हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रोथ अप्रोच के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो सो दैट यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन टाइम एज वी हैव स्टार्टेड आवर एमसीक्यू सेशन इन यूट्यूब कम्युनिटी सेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, थ्योरी क्या कहती है। ग्रोथ अप्रोच इज अ मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अ कंपनी बाय कंसीडरिंग एक्सपेक्टेड फ्यूचर ग्रोथ इन डिविडेंड और अर्निंग। ग्रोथ अप्रोच एक ऐसा मेथड है जो कि कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी को डिटरमाइन करता है, कैलकुलेट करता है, ये ध्यान में रखते हुए कि उसके डिविडेंड की फ्यूचर ग्रोथ क्या होगी और उसकी अर्निंग क्या होगी। ठीक है, ये मेथड जो होता है कॉमनली गोल्डन ग्रोथ मॉडल में अप्लाई किया जाता है और ये आइडिया देता है कि जो आपकी शेयर की जो आज की वैल्यू है ना, आज की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू जो है, सभी फ्यूचर डिविडेंड्स को रिफ्लेक्ट करती है। और क्योंकि आपका जो ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट एज्यूम किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, जनवरी में आपकी जो वैल्यू थी वो 500 थी और वो 50 रुपए बढ़ गई 6 महीने में, 550 हो गई। तो ऐसा कंसिडर किया जाएगा कि वापस से 6 महीने बाद उसकी वैल्यू जो है 50 और बढ़ेगी, 600 हो जाएगा। जो ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट एज्यूम किया गया है और उसी के अकॉर्डिंग आपकी कंपनी को डिविडेंड भी देना होता है। फिर थ्योरी में और भी बहुत सी चीजें कही गई हैं, जैसे कि अप्रोच जो है वो फोकस करती है कि आपके इन्वेस्टर को एक्चुअली में कितना पैसा मिला है। ठीक है, चाहे वो डिविडेंड से मिला हो, चाहे वो आपके डिविडेंड में ग्रोथ रेट से मिला हो। फिर ग्रोथ रेट जो होता है वो डिविडेंड होता है जिसमें की बढ़ोतरी होती है। अगर आपने डिविडेंड पहले 2% दिया था और आपने 4% कर दिया, तो जो डिविडेंड की जो ग्रोथ रेट है वो अर्निंग पर शेयर के प्रोपोर्शनेट में होती है। अगर आपका अर्निंग पर शेयर 2% बढ़ा है तो आपका डिविडेंड भी 2% बढ़ेगा। ठीक है, अगर आपका अर्निंग पर शेयर 5% बढ़ा है तो आपका शेयर का मार्केट प्राइस भी 5% बढ़ेगा। ये अप्रोच कंसिडर की जाती है सबसे अच्छी अप्रोच के मामले में। ठीक है, कि अगर आपको नई इक्विटी की कॉस्ट निकालनी है तो ये अप्रोच आपके ऑप्टिमम कैपिटल बजटिंग के लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। फिर इस थ्योरी का कोर कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। थ्योरी का कोर कॉन्सेप्ट कहता है कि इन्वेस्टर को चाहिए पैसा, इन्वेस्टर को रिटर्न चाहिए स्टॉक से, फिर चाहे वो कंपनी डिविडेंड दे, ठीक है, पीरियोडिक इनकम के तौर पे, या फिर उसको कैपिटल गेन से मिले कि जब उसके शेयर का प्राइस बढ़ जाए तो वो आपके शेयर को बेच दे और पैसा कमा ले। ठीक है, उसको चाहिए इन्वेस्टमेंट पे पैसा। तो कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या आ गई, एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो कि इन्वेस्टर मांग रहा है, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, डिविडेंड यील्ड, चाहे तो डिविडेंड से मिले प्लस में ग्रोथ रेट। ठीक है, जितना आपके शेयर की वैल्यू बढ़ी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज अडानी के शेयर खरीदे 1 लाख रुपए के। ठीक है, अब अडानी मेरे को ऐसा तो है नहीं कि 2 दिन में ही डिविडेंड दे देगा, नहीं ना। तो सपोज आज उसकी वैल्यू थी 1000 रुपए, कल उसकी वैल्यू होगी 1200 रुपए, मैंने कल ही बेच दिए, मुझे भारी प्रॉफिट हो गया। तो भाई मैं डिविडेंड का इंतजार क्यों करूं, मुझे रिटर्न चाहिए था, मुझे मिल गया। तो ये थ्योरी का कोर कॉन्सेप्ट था कि अगर आप डिविडेंड यील्ड के अकॉर्डिंग रिटर्न दे रहे हैं तो वो आपकी कॉस्ट है, नहीं तो ग्रोथ रेट आपकी कॉस्ट है। और जितना ज्यादा आपका ग्रो करेगा उतना ही ज्यादा आपका अर्निंग पर शेयर चलेगा और डिविडेंड भी चलेगा। फॉर्मूला क्या होता है इस थ्योरी के अंदर, cost of capital, cost of equity is equals to D1, expected dividend per share in the next year divided by P, current market price per share, plus में G, growth rate of dividend, जो कि कांस्टेंट मानी गई है। फिर यहाँ पर इस थ्योरी के एडवांटेजेस होती हैं कि ये बोथ डिविडेंड और ग्रोथ दोनों को कंसीडर करता है। इससे क्या पता लगता है कि इससे जो थ्योरी है ना, ग्रोइंग फर्म्स के लिए रियलिस्टिक मानी जाती है कि भाई हाँ, रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड, ऐसा नहीं कि कुछ भी कह दिया, कुछ भी मान लिया, ऐसे नहीं चलती है। फिर ये जो थ्योरी है ये वैल्यूइंग फर्म्स के लिए जो कि कंसिस्टेंट लेवल से ग्रोथ करती हैं या फिर स्टेबल डिविडेंड पॉलिसीज जिनकी है, उनके लिए बहुत बढ़िया है। हेल्प एस्टिमेट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ शेयर, आपके शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है उसको कैलकुलेट करने में, उसका एस्टिमेशन में ये थ्योरी आपकी मदद करती है। इस थ्योरी की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि ये थ्योरी अज्यूम करती है कि आपका जो डिविडेंड का ग्रोथ रेट होता है वो हमेशा के लिए फॉरएवर कांस्टेंट रहता है, जबकि ऐसा नहीं होता, ये अनरियलिस्टिक है। ये इस थ्योरी का इकलौता अनरियलिस्टिक पार्ट है, क्योंकि कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं रहती, वेदर इट इज इंटरेस्ट रेट, वेदर इट इज डिविडेंड एंड वेदर इट इज आवर लाइफ साइकिल, बिजनेस साइकिल। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन डिविडेंड पेइंग कंपनीज, कुछ कंपनी ऐसी होती है जो डिविडेंड ही नहीं देती तो उनके लिए तो अप्लाई नहीं होता। हाईली सेंसिटिव चेंज इन ग्रोथ रेट, जो कंपनी मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग हाईली चेंज होती है उनके लिए भी नहीं है। और देखो, मार्केट प्राइस का आपके ग्रोथ रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार क्या होता है, मार्केट प्राइस तो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है लेकिन आपका अर्निंग पर शेयर उससे कम इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। फिर ये कहता है मे नॉट वर्क वेल ड्यूरिंग अनस्टेबल इकोनॉमिक कंडीशन, जब आपकी वॉर की कंडीशन चल रही है, पेंडेमिक की कंडीशन चल रही है, तो ये मेथड शायद अच्छे से काम ना करे।
ओके, फिर इसके समरी पॉइंट्स देख लेते हैं कि जो ग्रोथ अप्रोच है वो ज्यादा रियलिस्टिक अप्रोच है। क्यों? क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी को ग्रोथ के मॉडल से देखती है, ताकि नो ग्रोथ के मॉडल की तरह देखती है। ये जो मेथड होता है गोल्डन ग्रोथ मॉडल में इस्तेमाल किया जाता है। ये मॉडल तभी इफेक्टिव होगा जब आपकी कंपनी का स्टेबल और प्रेडिक्टेबल ग्रोथ पैटर्न है, ठीक है। और ये कंपनीज के लिए, उनके लिए सुटेबल नहीं है जो कि डिविडेंड नहीं देती या इरेगुलर देती है कि भाई किसी साल तो दे दिया, किसी साल नहीं दिया। So thank you so much guys. Please don't forget to subscribe the channel. Also give your valuable feedback in the comment section. Hello guys, welcome back to the channel. तो आज हम